कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन यानी भूगोल का ये अध्याय 3 है। इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपको एक कोयले की खदान दिख रही है। कोयला क्या कर रहा है, खदान से ट्रक का भरण कर रहा है। मतलब ये खदान में जो कोयला निकल गया है उससे उसको ट्रकों में लादना चालू कर रहा है। इसके बाद देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है। ये पहले खनन करते हैं, फिर प्रवर्धन करते हैं, फिर आखनन होता है इसमें, फिर विवृत खनन होता है, फिर उपकी खनन होता है। इस तरह से ये खनिजों का खनन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है। ये आपको दिखाया जा रहा है, ये अपतट तेल का जो है प्रबंधन खनिज और शक्ति संसाधन किया जा रहा है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा चित्र आप लोगों को दिखाया गया है। तेल कैसे निकाला जाता है समुद्रों से और फिर उसका वितरण करके उसको छान करके अच्छी तरह से सब जगह पहुंचाया जाता है। तो ये आपको कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये विश्व के लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण है, यानी कैसे वितरण किया जा रहा है इसका। तो ये पूरा इसमें दिखाया हुआ है। ये लोहा जहां जहां चित्र में दिखाई दे रहा है, लोहा है, फिर ये तांबा है और ये बॉक्साइट है। तो लोहा किन किन जगहों पर मिलता है ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इससे आप दर्शा सकते हैं कहाँ कहाँ पर लोहे को विश्व में कहाँ कहाँ दिखाया गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये लोहा यहाँ पर इस जगह पे है, ये भी है आपका, और कहाँ कहाँ है ये, यहाँ पर ज्यादा लोहा पाया जाता है। जितना बड़ा होगा उतना लोहा अधिक मिलता है। तो ये है, ये जगह दिख रही है आपको लोगों की। तो ये आप लोग दर्शा सकते हैं अपने चित्र में। इसी प्रकार ये तांबे को भी है और बॉक्साइट को भी चित्र के अनुसार दर्शा लेते हैं। ऐसे ही दूसरा दिया है ये खनिज तेल और कोयले का वितरण। तो खनिज कोयला जो है ये आपको ये दिखाया गया काले रंग से, और खनिज को ये त्रिभुज बना करके दिखाया गया, बीच में एक ड्रॉप दिखाई दीजिए। तो इस तरह से बना करके आपको दिखाया गया है। तो ये सभी बनाने हैं आपको, जितने आपको जितने आप दर्शा सकते हैं। आगे चलते हैं जरा। विद्युत संभारण हेतु क्या करते हैं, राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड बनाया जाता है। मतलब जहां पर सारी जगह से बिजली एकत्र करके सब जगह पहुंचाई जाती है, यानी बिजली जहां पर बनती है इस तरह का कुछ एक ग्रिड बनाया जाता है जहां से सब तरफ वितरण को रोका जा सके और नियंत्रित किया जा सके। आगे चलते हैं जरा। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये हमारी परंपरा है। तो इससे पहले ऊर्जा के हानि और लाभ वगैरह बताए गए हैं। तो ये खनिज तेल है। लाभ क्या होता है, आसानी से परमीय टैंकर वगैरह, पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है ये। और हानि क्या है, तेल अधिक प्लावन व गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय करता है और निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा करता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। लाभ क्या, आसानी से परमीय है, यानी पाइपलाइन से ले जाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छता रहती है और तेल से सस्ता पड़ता है। चलिए आगे देखिए। ये ऊर्जा के यहाँ लाभ दिखाए गए हैं ईंधन के। ये सुप्राप्रिय बहुसंख्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है, संग्रहण से अधिक समय उपयोग होता है, प्रदूषण फैलने वाला है और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और निर्वनीकरण करता है। ये क्या है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है। लाभ इसमें देखो, जल विद्युत में प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य की बढ़ावा देता है और सस्ता है। और हानि क्या है, स्थानीय समुदाय विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला है। तो इस तरह से ऊर्जा के ये परंपरागत स्रोत हैं जो हमारे काम आते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो है लड़की है, ये महिला जो है उत्तर पूर्व भारत में है, जो ईंधन ले जाती है, यानी कि लकड़ी को काट करके ईंधन के लिए ले जा रही है। और ये आपका संयंत्र है, कौन सा है ये कोयले द्वारा स्थापित संयंत्र है आपका, कोयला संयंत्र है जहां पर अब बिजली बनाई जाती है। ये आपका पेट्रोलियम शब्द है लैटिन के पेट्रोल पेट्रा शब्द से सेल ओलियम अर्थ से तेल जिससे लिया गया है, इसलिए इसको पेट्रोलियम कहते हैं। इसका अर्थ है सेल तेल, यानी कि सेलों से तेल जो निकला है उसको बोला जाता है। अगला चलते हैं हम लोग लेकर के। ये कुछ दिखाया गया है, ये जल विद्युत गृह दिखाया गया है। इसमें यहाँ पे ये टरबाइन लगी हुई है और ये जनरेटर है, मतलब पूरा का पूरा जनरेट करता है। और ये जल भंडार है, जल का भंडार यहाँ पे होता है। यहाँ नदियों का जल जो है खूब पहाड़ों के बीच में ऊंचाई तक रोक दिया जाता है, फिर ऊंचाई से जल को गिराया जाता है जहाँ ये टरबाइन चलती हैं, यानी कि ब्लेड घूमते हैं। ये देख रहे हैं ब्लेड आपको घूमते हुए, जब घूमेंगे तो ये टरबाइन चलेगी, टरबाइन से निकलता हुआ पानी फिर बाहर सिंचाई के काम आ जाता है और यहीं से विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखना है,
विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो है देश नॉर्वे था। ध्यान रखना बच्चों, ये नॉर्वे था जहां पर सबसे पहले इस तरह का प्रयोग किया गया। पवन ऊर्जा दिखा रहे हैं यहाँ पे। लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त होता है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत कम हो जाती है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण और पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, और रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करता है, पक्षियों के लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा देखिए, लाभ और हानि देखते हैं। लाभ क्या है? असमाप्य है, ये प्रदूषण मुक्त है, खर्चीला है, स्रोत के वितरित होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। और इधर देखिए क्या है? ज्वारीय ऊर्जा, इसमें लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना होता है, दोहन में कठिनता होती है। इसके बाद आज ये ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और खर्चीला है। बायोगैस में देखिए लाभ क्या है? कम लागत होती है, उपयोग में आसान है, जैव व्यवस्था का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। और हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव के कारण इसको नहीं माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये जो है विश्व का प्रथम सौर पवन चलित बस अड्डा है जो स्कॉटलैंड में स्थित है। यानी कि सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये सोलर पैनल लगाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में लगा करके इसे उद्योग का रूप दिया जाता है। अगला है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊर्जा संयंत्र है ये कलपक्का में। ये संयंत्र काम कैसे करते हैं देखते हैं जरा। यहाँ पर ये आपको जो है कौन सी है? ये परमाणु ऊर्जा यहाँ पे दिखाया गया, कैसे परमाणु ऊर्जा काम करती है। तो पहले ये परमाणु ईंधन है, यहाँ पे जो यूरेनियम वगैरह या पोलोनियम वगैरह यूज किया जाता है, इसका विखंडन द्वारा जो है उष्मा यहाँ उत्पन्न होती है। जो उष्मा उत्पन्न हो जाती है उसको ठंडा करने के लिए, ये उष्मा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे दिखाई दे रही जाती है, यहाँ से क्या होता है? इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे शीतलक लगाया जाता है। और ये जब पाइप द्वारा इसको पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है तो खुद पानी भाप में बदल जाता है, और जैसे ही भाप में बदलता है तो भाप से टरबाइन चलाई जाती है। ये वाली, ये भाप इधर को जाती है, टरबाइन चलती है, टरबाइन चलता है तो जनरेटर लगा होता है, जनरेटर से बिजली बनती है और बिजली से फिर बल्ब जलना शुरू हो जाते हैं, यानी विद्युत उत्पादन चालू हो जाता है। ये इसका बेसिक सिद्धांत है और इसी तरह से ये काम करता है। आगे आपको ये दिखाई दे रहा है मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन का पकाना है। ये भूतापीय ऊर्जा है, देखो यहाँ से जमीन के अंदर से जो उष्मा निकल रही है उससे यहाँ पर बनाया जा रहा है खाना वगैरह। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अब आगे यहाँ दिखाया हुआ है ये प्राकृतिक दरार है, यहाँ जो दिखाई दे रही है आपको ये भाप है आपका निकल रहा है, ये कुआं वगैरह है, ये जल है आपको, और यहाँ टरबाइन लगी हुई है और जनरेटर लगा हुआ है। तो नीचे से जो गैसेस वगैरह निकलती है, भूतापीय ऊर्जा निकलती है, उसकी सहायता से जनरेटर को चलाया जाता है और वो बिजली उत्पन्न करता है, उससे काम दे दिया जाता है। आगे है ये ज्वारीय ऊर्जा। क्या है हमारे पास? ज्वारीय ऊर्जा से जो मतलब पानी समुद्र में कभी बढ़ता है कभी घटता है, जब बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है तो इन छेदों से होकर के गुजरता है। तो इन छेदों में टरबाइन लगी हुई है, यहाँ पर ब्लेड इसके चलते हैं और जनरेटर लगते बिजली बननी चालू हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी निम्न ज्वार भाटा होता है, उसमें क्या होता है? पानी वापस जाने लगता है, तो क्या होता है? उच्च ज्वार भाटा से निम्न ज्वार, तो ये तब भी टरबाइन के ब्लेड चलते हैं और उस समय बिजली उत्पन्न होती है। ये एक बायोगैस दिया हुआ है बच्चों, ये बायोगैस है आपका, इसमें करदम होता है, यानी कि गोबर वगैरह सब कुछ जो है पानी में घोल करके यहाँ से डाल दिया जाता है, तो यहाँ आता है। इसके बाद नीचे यहाँ फर्मेंटेशन होता है, गैस बनती है, गैस को गैस टैंक में एकत्र कर लेते हैं और रसोई घर वगैरह में पहुंचा देते हैं जहाँ काम लेते हैं। जो चीजें बच जाती हैं वो मृदा होती हैं और खाद के काम में आती हैं, निकास से उसको निकाल लेते हैं और उर्वरक की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे संरचना के आधार पर खनिजों को दो प्रकार है, धात्विक है और अधात्विक खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये खनिज कहलाता है। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम और इनमें से बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। काला सोना, ध्यान रखना बच्चों, पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। विश्व का प्रथम और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। ये स्कॉटलैंड को अच्छी तरह याद कर लेंगे आप लोग। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष गैसीय ईंधन में बदल जा सकता है, इसे हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस को भी आप याद करेंगे।
अगला यहाँ पे सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है, इसमें बताना है खनिज की विशेषता नहीं है। तो क्या है ये? वे असमाप्य होते हैं, ये वाली खनिज की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, मतलब कहाँ पे तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो है घाना में। ग वाला सही है। नंबर 3 पे देखिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस को संरक्षित नहीं करेगी? ध्यान रखना बच्चों, नहीं करेगी पूछा जा रहा है। तो ये ख है, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, इसको नहीं करेगी। चौथा है, इसमें निम्नलिखित अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं खनिज क्या है इसके ऊपर। तो ये पहला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाता है। प्रबंधन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही प्रबंधन कहते हैं। ये प्रभेदन है बच्चों, ध्यान रखना, ये शब्द जो है प्रभेदन है, तो उसको प्रभेदन कहते हैं। नीचे छेद करके गहरे कुएं बना करके वहां से पेट्रोलियम को निकालना, इसे कहते हैं प्रभेदन। अब यहाँ देखते हैं, विश्व में रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्र वाली में सहायता से चिन्हित कीजिए। तो ये दिखाई दे रहा है विचारों, ये यहाँ पे जो बनाया गया है, ये कनाडियन शील्ड दिखाई दे रही है, यहीं पे ग्रेट लेक दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे अपलेशियन पर्वत भी है, ये पश्चिमी कार्डिलेरा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग चित्र में दर्शा सकते हैं इसको। अगला देखिए, मानचित्र की सहायता से भारत के रूपरेखा मानचित्र पर लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक के वितरण को चिन्हित कीजिए। तो ये भारत का चित्र है, यहाँ पर मैंने लोहे को इससे दिखाया त्रिभुज से, मैग्नीज को 4 बिंदु से और बॉक्साइट को काले बॉक्स से और अभ्रक को स्टार से दिखाया गया है। इस तरह से आप लोगों को दिखाना है, यहाँ पर जहां जहां पे ये दिखाया गया है, इस तरह से आप लोगों को स्टार और ये चतुर्भुज और 4 बिंदु बनाकर त्रिभुज बना करके आपको दर्शाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। पेट्रोलियम शब्द का अर्थ बताना है। पेट्रोलियम, हालांकि मैंने पहले बता दिया था, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के 2 शब्दों से पेट्रा जिसका अर्थ है सेल और ओलियम का अर्थ होता है तेल से लिया गया है, इसलिए इसको पेट्रोलियम कहते हैं। यही पेट्रोलियम जो है, इसका मतलब क्या हुआ? सेल का तेल हुआ, सेल तेल हुआ। विश्व में पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? तो विश्व में सबसे पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। नॉर्वे देश को बहुत पूछा जाएगा बच्चों, इसको याद कर लेना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताने हैं। तो प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिज कौन कौन से हैं? नंबर 1 सोना है, लोहा है और नमक है। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अयस्क सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहला जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित सेल समूह है जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है और उसी में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा मुंबई के कुछ तटीय। अब तटीय क्षेत्र, निम्न में आप किस ऊर्जा के किन किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेशों में। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? बायोगैस और सौर ऊर्जा, तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा और शुष्क प्रदेशों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। 5 तरीके दीजिए जिनमें से आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो नंबर 1 है, खाना ढक करके प्रेशर कुकर में बनाएं और टीवी चालू करके व्यर्थ में न छोड़ें। भोजन पकाने से पहले सभी चीजों की तैयारी करने के बाद ही गैस जलाएं। कहीं जाने से पहले पूरे घर का स्विच बंद कर दें। जिस कमरे में हमें जरूरत नहीं है वहां के पंखे एवं लाइट बंद कर देने चाहिए। बड़े बांधों का निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलू को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। बांध
नदियों के टुकड़ों में बन जाता है। बड़े बांधों के निर्माण से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। बड़े पैमाने पर वनों को साफ कर दिया जाता है। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। क्यों होते हैं? उद्योगों के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसके परिवहन में काफी खर्चा आता है। आदि कारणों से अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास ही केंद्रित होते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है काला सोना? देखिए, पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम आदि स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम बहुत अधिक मूल्यवान होता है। यही कारण है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आखनन पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है। तो ये उत्तर है आपका, आखनन पर्यावरण चिंता का विषय है। लगातार धूल एवं हानिकारक धुएं से फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पहले मैंने बताया था वही है। नंबर 1 है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। इन स्रोतों के भंडार सीमित हैं। और जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कुछ वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाए जाने शुरू हुए हैं। इन स्रोतों के भंडार असीमित हैं। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर स्पष्ट करना है। तो बायोगैस है, ये प्राकृतिक गैस है। तो नंबर 1 देखते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट का गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। और इसी में खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। ये प्राकृतिक गैस में क्या है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। लौह और लौह अयस्क यानी कि लौह और लौह अलौह खनिज क्या है? तो बताना है। लौह खनिजों जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लौह होता है। जबकि लौह अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातु यथा जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। तो धात्विक और ये अधात्विक देखते हैं। पहला है धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। नंबर 2 है धात्विक खनिज के उदाहरण क्या है? मैग्नीज है, अयस्क है। चलो, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। अत्यधिक खनिज के उदाहरण चूना हो गया, लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, पत्थर हो गया, अभ्रक और जिप्सम आदि। तो ये बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों का ये चैनल कैसा दिखाई दे रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए